हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर पार्लियामेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। यानी कानून बनते हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम की गवर्नमेंट को अपनाया, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हमारा तरीका है वो ये है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम लोग खुद चुने, है ना। हम वोट डाल के चुने, और इसके लिए वोटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग सिस्टम है। इस चैप्टर में जो पार्लियामेंट है वो कैसे सिटीजन्स इंडिया के पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंडियन डेमोक्रेसी के मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, वो हम लोग इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड, लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं। अब इतने टाइम बाद जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, एक लंबा टाइम था, बहुत लंबा चैलेंजेस था, बहुत लंबा स्ट्रगल भी था। तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मिल करके फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए पार्टिसिपेट किया था कि हम आगे चल के डिसीजन मेकिंग में आएंगे। ब्रिटिश रूल के अंडर में तो लोग बहुत डर से रह रहे थे, गवर्नमेंट के डिसीजन से डिसरिगार्ड करते थे। फ्रीडम मूवमेंट हुए, नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इस पर बात करनी शुरू करी, ब्रिटिश पॉलिसीज़, और उन्होंने डिमांड करी कि भाई भारतीयों को अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ आप नई बिल्डिंग देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट है, ये वहाँ पीछे पुरानी बिल्डिंग है। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी, उसी समय उन्होंने डिमांड करी थी कि जो इंडियंस हैं वो लेजिस्लेचर में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि वो बहस कर सकें, डिस्कस कर सकें, किस पर, बजट पर, और क्वेश्चन कर सकें सरकार से। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 को ये अलाउ किया कि कुछ लोग इलेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा अभी। तो 1909 में वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, जिससे कि वो फुल पार्टिसिपेशन ना कर सकें डिसीजन मेकिंग। कॉलोनियल रूल का जो एक्सपीरियंस था लोगों के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट में वो सब बाहर निकला। लोगों ने ट्राई किया कि वो फ्री कंट्री बनाएंगे जहां पर कि गवर्नमेंट को जो है किसी को प्लीज ना करना पड़े, कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की डिमांड सुने, उनकी ज़रूरतें सुने। यही ड्रीम था फ्रीडम स्ट्रगल का। इसीलिए ही भारत आज़ाद होकर के एक ऐसा राज्य बनाना चाह रहा था, एक देश बनाना चाह रहा था जहां सबकी बात सुनी जाए, हर व्यक्ति डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इलेक्शन होते हैं तो उसमें लोग डिसाइड करते हैं कि कौन एमपी बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, कौन एमएलए बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सेंट्रल आइडिया था डेमोक्रेसी का कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो, वो कोई भी हो, वो पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेसी में, भेदभाव ना हो। तो गवर्नमेंट को कैसे अप्रूवल देते, पहला तरीका तो इलेक्शन ही है। इलेक्शन के जरिए हम लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। ये देखिए इलेक्शन हो रहा, दूर के इलाके में रास्ता नहीं है, तो इस फेरी के जरिए ये सामान ले जाया जा रहा है, इलेक्शन का मशीन्स वगैरह। ये रीड कर लेना आप लोग इसको। राज्यसभा लोकसभा दो हाउस हैं, लोकसभा ये राज्यसभा है। अगर हम लोग बात करें राज्यसभा लोकसभा की, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसमें 250 मेंबर्स हैं, इसमें वाइस प्रेसिडेंट लीड करते हैं। और लोकसभा को जो है लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसमें 543 मेंबर्स हैं प्रेजेंट टाइम में, इसे स्पीकर लीड करते हैं। पार्लियामेंट का क्या रोल है, 1947 के बाद से, जब से पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद से पब्लिक ने क्या करा है, वोट डाले। वोट डालने के बाद लोकसभा में मेंबर इलेक्ट होकर के आए 5 साल के लिए, यानी कि सांसद आए। इस बार आप देखेंगे ये जो 17th इलेक्शन हुआ था 2019 का, पुराना डेटा है यहाँ पर। वैसे 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें ये सारी टैली बदल चुकी है। कांग्रेस हालांकि दूसरे नंबर पर ही थी, बट बीजेपी को जो है फुल सपोर्ट, फुल मेजोरिटी नहीं मिला था। यहाँ एसपी जो समाजवादी पार्टी थी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये पुराना डेटा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक को जो टेबल में यहाँ पार्टीज के नाम दिए हैं, उनके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके यहाँ संसद में पहुँचते हैं, लोकसभा में पहुँचते हैं। तो टोटल अगर सभी पार्टी का ऐड कर दें तो 543, कितने हो गए, 543। टेबल 2 देखेंगे, ये 2009 का रिजल्ट है। यहाँ पर भी उस समय भी 543 ही मेंबर थे टोटल, आप करके देखें। और यहाँ जो वोट से नहीं मिले तो वो यहाँ दिया गया।
भारतीय जनता पार्टी को 116 और यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी थी उसको 21 इसके आए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 206 आए थे। 2009 की टैली, और ये देखिएगा पुराना सिस्टम है, 1962 में जब इलेक्शन होते थे तो इस तरह से डेटा डिस्प्ले किया जाता था, अलग अलग आपने देखे डेटा। तो जो पार्लियामेंट में ये जब जाते हैं एमपी चुन के तो क्या करते हैं, सेलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि राज्यसभा लोकसभा से जो भी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचते हैं वो सरकार बनाते हैं। सरकार उसकी बनती है जिस पार्टी के पास ज़्यादा एमपीज होते हैं। जैसे 272 में 543 सीट हैं तो उसमें 272 अगर एमपीज हैं तो आप जो है मेजोरिटी में आ जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन ऑफ द लोकसभा, एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंटिंग लॉज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके लीडर होते हैं, जो भी मेजोरिटी वाली पार्टी होगी लोकसभा में, फिर वो अपने मिनिस्टर बनाती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं इसमें। राज्यसभा जो होती है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ये लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस कर सकती है, कोई भी बिल पास कर सकती है, तो वो बिल तभी पास होगा जब दोनों पार्लियामेंट में हो जाएगा। और इसमें जो असेंबलीज में 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से, तो इस तरह से जो है 245 मेंबर्स हो जाते हैं। कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सेशन जब स्टार्ट होता है तो पहला जो आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। जब संसद स्टार्ट होती है तो पहला आवर होता है प्रश्नकाल। इस टाइम में जो एमपीज होते हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं। भाई जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको वहां पे जाके उठाते हैं वो संसद में जाके। सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग होती है, केंद्रीय सचिवालय से बोलते हैं, ये 1930s में बनाई गई थी, साउथ ब्लॉक के नाम से जानी जाती। और यहीं पर कुछ ऑफिस हैं, जैसे पीएमओ का ऑफिस है, डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस है। नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स है, इनके ऑफिस है। ये एग्जाम्पल दिए पार्लियामेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा में अनस्टार्ट क्वेश्चन थे 48, आंसर दिए गए थे 15, 12, 17 में। किस किसने क्या क्या क्वेश्चन किए वो यहाँ पर मेंशन किया गया। ये देखिए इनके आंसर यहाँ दिए गए। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कैसे नए कानून आते हैं। पार्लियामेंट में ही कानून बनते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं। पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि वो प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करें। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है तो पार्लियामेंट अटेंशन करता है इन चीज़ों को, तो कि भाई कानून बन जाए किसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। सिटीजन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई लॉ जो है वो हमारे लायक है कि नहीं, लोगों की आवाज़ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जैसे वो टीवी रिपोर्ट्स के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए इन सब के बारे में जानते हैं। आजकल तो सीधी कार्रवाई देख सकते हैं पार्लियामेंट की। अब इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ऑफिस में जो डिस्कशन है उसके बारे में न्यूज़पेपर के थ्रू। अब बात करते हैं अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। कुछ ऐसे नियम भी आ जाते हैं, रूल आ जाते हैं, एक्ट आ जाते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं। किसी के लिए पॉपुलर है, किसी के लिए वो यूजफुल है, किसी के लिए अनफेयर है। तो इस तरह के केसेस में सिटीजन क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं, टेलीविजन पर उन पर खबरें चल सकती हैं। जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी में लोगों पर राइट है कि वो अपने डिसअप्रूवल या फिर वो अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर सकें, जो कि उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जो कि पार्लियामेंट में लॉज बने उनके अगेंस्ट हैं। जिससे कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उनका प्रेशर करते हैं तो हो सकता है वो चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल लीजिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने क्या किया कि हॉकिंग स्ट्रीट वेंडर जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर सिटी लिमिट्स में उन्होंने ठेले वालों को रोक रखा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अब उनके लिए भी तो है, लाइफ के लिए, वो भी तो इससे आमदनी कमा रहे हैं। तो अगर कोई लॉ बेनिफिट है एक ग्रुप के लिए और दूसरे ग्रुप के लिए बेनिफिट नहीं है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वहाँ पर विरोधाभास आता है। It is important to remember that our responsibility as citizen goes beyond simply voting for our representative। केवल वोटिंग ही राइट नहीं है, इसके अलावा भी हमें न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से जुड़े रहना चाहिए। हमारे एमपीज के क्या काम उनका देखना चाहिए,
होल्ड देम अकाउंटेबल व्हेन नेसेसरी, और जब जरूरत हो तो हम अकाउंटेबल ठहराएं उन्हें। अल्टीमेटली द लेवल ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म इज क्रूशियल फॉर पार्लियामेंट टू इफेक्टिवली फुलफिल इट्स रिप्रेजेंटेटिव रोल। तो ये बहुत ज़रूरी है, लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं, ये धरना प्रदर्शन की इमेजेस हैं, ये मेडिकेयर पे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव रोल को अगर देखना है तो हमारे सबके लिए ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें, हमारे विधायक क्या काम कर रहे हैं, सांसद हमारे क्या काम कर रहे हैं, क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया। अब आप यहाँ देखिएगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स होती हैं। जैसे कि अभी देखें तो यूपी है, तो यूपी में 80 सीट्स हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कितने चुने जाएंगे? 80। और एससी के लिए जो रिजर्व सीट हैं लोकसभा में 84 हैं। एसटी के लिए जो रिजर्व सीट की गई वो है 47। ये टेबल ऐसे आप देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आप फिल कर लेंगे इसको। विच पॉलिटिकल पार्टीज करेंटली फॉर्म द अपोजिशन में कौन है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्वेश्चन आंसर आप करना है आपको। पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। इन इंडिया ईवीएम्स वर यूज्ड टू फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शंस। कब हुई थी? आई थिंक 2000 में। इसको आपको देखना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली द राइट आंसर, ऊपर आप एक देख लेना। लोकसभा में 545। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड द राज्यसभा द प्रेसिडेंट? 12 members. Parliament of India enables the citizens to participate in decision making, control the government, दोनों में, राइट? इसको हमें देखना होगा कि ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब इंट्रोड्यूस की गई। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।